जय हिंद। नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आज से हम स्पेशल सीरीज चालू करने जा रहे हैं। यदि आपको रेलवे जॉब चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट जो है क्वेश्चंस और बेस्ट वीडियोस होने वाले हैं जो आपको लाइन से मिलेंगे। इसमें हम आपके लिए रेलवे में आए हुए 5,000 से अधिक प्रश्न संग्रहित करके लाएंगे। और यदि आपको रेलवे एग्जाम में जॉब चाहिए तो इन प्रश्नों को ज़रूर रख लेना। उसके हिसाब से सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। हर प्रश्न को विस्तार से समझाया जाएगा। तो प्लीज़ जितने भी लोग जीके पढ़ना चाहते हैं, रेलवे एग्जाम देना चाहते हैं, ज़रूर इन वीडियोस को देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। हम करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या फिर निकोबार। आरआरबी कलकत्ता, भुवनेश्वर और चेन्नई में 2003-2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुल्लू घाटी कहाँ पर है। कुल्लू, मनाली, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये हिल स्टेशन हैं हिमाचल प्रदेश के। अब ये किस पर्वत श्रेणियों के बीच में है? 2012 आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन है ये। चलिए जान लेते हैं। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। आपको बता दें कुल्लू घाटी को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। वैसे तो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को ही देवभूमि माना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक। आरआरबी मुंबई 2006 का क्वेश्चन है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का। लाल मिर्च के उत्पादन कौन सा राज्य अग्रणी है? चलिए जान लेते हैं। आपको बता दें जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2006 और 7 में, उस हिसाब से आपका आंध्र प्रदेश सबसे आगे था। और 2017-18 लेटेस्ट जो गणना हुई थी कोरोना के जस्ट पहले, उसमें भी आंध्र प्रदेश आपका सबसे आगे है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। आंध्र प्रदेश में स्थित गुंटूर, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुंटूर एशिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार है। यदि एग्जाम में आ जाए एशिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार कौन सा है, तो गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सबसे बड़ा एशिया का लाल मिर्च का बाजार है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर ताप्ती। आरआरबी बेंगलोर 2003-2004 का क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी। तो आपको बता दें यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2003-4 में आया था, उसके बाद अलग तरीके से पूछा गया है 2012 में भी और 2008 में भी, ठीक है। दक्षिण भारत में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, या किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। आपको बता दें गोदावरी नदी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई आपसे पूछा जाए तो 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आती है कृष्णा नदी सेकेंड नंबर पर, इसकी लंबाई है कृष्णा नदी की 1401। नर्मदा नदी भी ऑप्शन में दिया गया था, तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है गोदावरी नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है और कहाँ से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे आपसे पूछ चुका है और पूछ भी सकता है आगे भी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आरआरबी भोपाल 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सबसे इजी आंसर भी है इसका, क्योंकि सभी को पता है
गैंडा जो है मोस्टली आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। असम में जोरहट जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ के गैंडे प्रसिद्ध हैं, वहाँ पर गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा, देखो देखिए वहाँ पर क्या क्या मुख्य है। सबसे पहले चीता, उसके बाद एक सींग वाला गैंडा, जल पक्षी और गौर, ये सब फेमस है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। यदि आपसे पूछ लिया जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो याद रखिएगा जोरहट नामक जिले में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है, बताइए। इनमें से कौन सा कारण जिससे वर्षा नहीं होती? चक्रवात, प्रति चक्रवात, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी रांची 2007 का क्वेश्चन है। मतलब खेल केवल दो चीज़ों का है, चक्रवात या प्रति चक्रवात। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए चक्रवात या प्रति चक्रवात। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्रति चक्रवात से नहीं होती। अब सुनिए, भारत में लौटते मानसून के समय नवंबर में देश के अधिकांश भागों में प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थापित हो जाती है, जिसके कारण मौसम जो है थोड़ा ठंडा एवं शुष्क होने लगता है तथा वर्षा का अंत होने लगता है। अतः भारत में प्रति चक्रवात के कारण वर्षा नहीं होती, केवल मौसम थोड़ा सा ठंडा और शुष्क हो जाता है। चक्रवात के कारण जो है वर्षा होती है। और लौटते हुए मानसून कब 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 लौटता कब है मानसून? तो नवंबर के समय भारत में जो है मानसून लौटता है करीब करीब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? एक ऑप्शन है आपके पास संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। इनमें से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? बेंगलोर और रांची में आया है 2006 का क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। अब सुनिए कोयला के बारे में। तो कोयला कार्बनिक चट्टान है जो औषधि शैलों के अंतर्गत आती है। ग्रेनाइट अंतर्जात अग्नेय शैल है, जबकि जो स्लेट है वो संगमरमर रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, संगमरमर और स्लेट रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। कोयला कार्बनिक चट्टान है और आपका कोयला कार्बनिक चट्टान है जो कि औषधि शैलों के अंतर्गत आता है, और ग्रेनाइट जो है अग्नेय शैल से प्राप्त होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सिकंदराबाद और गोरखपुर में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 और 4 का। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सबको याद होगा, आपको तो बाकी के भी परसेंटेज याद होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका परसेंटेज होता है 78.08 नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर हाईएस्ट है, उसका परसेंटेज है आपका 20.95। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% पाई जाती है। ऑर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, उसका नाम है आपका ऑर्गन। ये क्वेश्चन भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस स्थान की वर्षा आधारित होती है? किसी स्थान की वर्षा किस चीज़ पर आधारित होती है? पहाड़ों की दिशा पर, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म ऋतु के प्रबलता पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका 2006 में आया हुआ है, आरआरबी 2006 में आया हुआ है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बारे में लिखा हुआ है। तो व्याख्या कर देते हैं। जो वर्षा होती है, रेन और वर्षण का एक प्रकार है जो समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से प्राप्त आर्द्रता से होती है। जलीय चक्र आपका जो है, जलीय चक्र में वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उपयुक्त विकल्प में से विकल्प बी बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब आपको बता दूं, अब आप बोलेंगे कि सर ग्रीष्म ऋतु जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है समुद्र से वाष्पीकरण होगा। तो भैया ग्रीष्म ऋतु आपके यहाँ पड़ रही है, समुद्र का वाष्पीकरण वहाँ की ऋतु में बदलती रहती है। समुद्र के ऊपर का टेम्परेचर कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। जितनी ज़्यादा समुद्र से पानी वाष्पीकरण होगा उतना ज़्यादा जो है आर्द्रता आएगी। निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास फॉल्ट माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स या फिर ब्लैक माउंटेन्स। आरआरबी भुवनेश्वर 2005 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।
यदि आपने ये क्वेश्चन लगा लिए ना, यदि आपने ये सीरीज कंटिन्यू कर ली मेरे दोस्त, मैं लिख के दे रहा हूँ, रेलवे में तो हम करा के रहेंगे आपका सिलेक्शन, पूरे क्वेश्चन आपको जीके जीएस सब पूरे याद करा देंगे। लेकिन आपका सहयोग चाहिए, वीडियो को लाइक करते जाना और भेजते भी जाना दोस्तों को, ठीक है। बुला के लाओ जो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और लगभग ग्रुप डी का फॉर्म तो सबको ही भरते हैं, 10वीं पास वाला फॉर्म रहता है। आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहां पर सही आंसर हो जाएगा डोम माउंटेन्स। आपको बता दें, डोम माउंटेन्स अत्यधिक वर्षा क्षेत्र होने के कारण, मतलब डोम माउंटेन्स पे क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है और वर्षा का द्वीप कहा जाता है। वर्षा का द्वीप मतलब आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वर्षा का द्वीप कौन सा, डोम माउंटेन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं भाई, रोज लाएंगे, सपोर्ट करते रहिएगा। सुनामी क्या है, चक्रवात, प्रति चक्रवात, भूकंपीय तरंगे या फिर अतिवृष्टि। आरआरबी इलाहाबाद 2008 का क्वेश्चन। तो सुनामी आपका कहलाता है भूकंपीय तरंगे। आपको पता है समुद्र के नीचे, चलिए पहले जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो सुनामी एक प्रकार की भूकंपीय तरंगे है। दिसंबर 2004 में सुमात्रा और इंडोनेशिया के पश्चिमी तटों पर आई सुनामी से व्यापक तबाही मची थी, है ना। इससे भारत और श्रीलंका सहित अन्य देश भी प्रभावित हुए थे। समुद्र के नीचे क्या हुआ, यदि टेक्टोनिक प्लेट सरकेंगी तो एकदम से बहुत ऊंची ऊंची लहर उठेंगी, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहर उठेंगी। और वही लहर जब किनारे आएगी तो हमारे शहर में, हमारे देश के किनारे के तटों पर घुस जाएगी और पूरा पानी पानी मचा देगी। वही है सुनामी, ठीक है। भूकंप से ही होता है, भले ही समुद्र के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। थारू बिहार, सेमांग यमन, मसाई पूर्व अफ्रीका पठार या फिर बहु मलाया। यहाँ पर आपका आरआरबी गोरखपुर 2005 का क्वेश्चन है। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, मसाई पूर्व अफ्रीका पठार, ये सिर्फ सम्मिलित है। अब आपको बता दें मसाई क्या है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली एक पशुपालक जनजाति है। यह पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में निवास करते हैं। तो एक जनजाति है बहुत मुख्य, कहाँ की, पूर्वी अफ्रीका की। सोचिए इतने कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। ये आपका विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हो गया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 100 मिमी, 1000 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.0001 मिलीमीटर। आरआरबी मुंबई 2004 का ये क्वेश्चन है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, हम आपको फुल को फॉर्मूले के साथ बता देते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 10 के ऊपर -6 की घात मीटर। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे 10 के ऊपर -6 की घात मीटर को, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि फिर आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तो आपका टोटल कितने की घात आ गई, 10 के ऊपर -3 की घात। -3 की घात मतलब 1 2 3 अंक बाद आप जो दशमलव लगा दो, 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए आप। किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। 2004 का क्वेश्चन है, चंडीगढ़ और मुंबई में आया है। उसको आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम, जड़त्व का बल। आपको बता दें जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगा। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, याद रखिएगा। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है, ठीक है। याद हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसको यदि आप चंद्रमा पर ले जाएंगे, यदि आपका 600 न्यूटन यहाँ पर भार है, आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपका भार कितना हो जाएगा। आरआरबी इलाहाबाद 2006 और 2002 का क्वेश्चन है, कितने न्यूटन हो जाएगा आपको बताना है। चलिए इसके लिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान की तुलना में 1/6 होता है। तो यदि आप किसी व्यक्ति को चंद्रमा पर ले गए तो पृथ्वी से उसका 1/6 भाग
भार कम होगा। तो यदि आपका पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो 1/6 से इंटू कर दो, तो वहाँ पर चंद्रमा पर सिर्फ 100 न्यूटन ही महसूस होगा, हल्का हल्का महसूस होगा आपको। ठीक है, देखिए आपके लिए मेट्रो रेलवे तक की क्वेश्चन है, ये DMRC का क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, जो रेलवे हैं सबके क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा या फिर की क्या होगी। RRB चेन्नई 2002 का। समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से यदि कोई वस्तु गिर रही होगी तो उसका त्वरण समान रहेगा। आपको बता दें कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है क्योंकि यह गति गुरुत्वाकर्षण G के अधीन होती है, इसलिए त्वरण बिल्कुल समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, क्या होगा बताइए। घनत्व, भार, आयतन, संहति। विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, यह आपका RRB में आया हुआ है 2001 में। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी आपको अब बता देते हैं। संहति मतलब होता है मास। ठीक है, अब किसी पिंड की संहति या मास स्थान निक्षेपण होता है, किसी भी स्थान पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका मास या द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यमान सुना होगा, संहति से कंफ्यूज मत होना, द्रव्यमान और संहति एक ही चीज कहलाती है। तो द्रव्यमान में कहीं भी कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि आपका घनत्व बदल सकता है, अलग अलग एरिया में आपका वेट बदल सकता है, आपके आयतन में भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। और संहति को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकता है आपको एग्जाम में। एक लोहे के हथौड़े मतलब आयरन हैमर को धूप में रखा जाए तो इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म लोहा हो जाएगा, ऐसा क्यों, आपको पता है ये तो। ठीक है, ये आपका लकड़ी का हत्था होता है, यहाँ पर लोहा लगा रहता है, ठीक है, हथौड़े में। अब वो ये बोल रहे हैं यदि धूप में रख दें तो लकड़ी का हत्था तो बिल्कुल कम गर्म होगा, लेकिन लोहा खतरनाक गर्म हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2006 में आया हुआ है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोहा ऊष्मा का सुचालक है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। सिंपल सी बात है, तो लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा, लकड़ी गर्म नहीं होगी, याद रखिएगा, लोहा अधिक गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है बताइए। इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके, दाब बढ़ाकर, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके, या फिर अम्ल और क्षार का प्रयोग करके। क्या चेंज करना है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचाना है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल लेटेस्ट। इधर पढ़िए, RRB ग्रुप डी जो पिछला वाला ग्रुप डी हुआ था 2018 में, उसके 1 नवंबर के तीसरे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर या फिर विकृत कर जो है ये आप कर सकते हो, याद रखना, एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हो। सिंपल सा उदाहरण देते हैं, एक आपको दे देंगे अवशोषित करने का उदाहरण और एक विकृत करने का उदाहरण। पानी को ही ले लेते हैं, बर्फ को। देखो जब बर्फ रहता है ना, तो बर्फ क्या करेगा, 0 डिग्री पर वो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ठीक है, बर्फ। और इसका जस्ट उलट, जब द्रव अवस्था में रहेगा तो वो ऊष्मीय ऊर्जा को बाहर वातावरण की ओर विकृत करेगा, मतलब रेडिएट करेगा। क्लियर है, बर्फ ही है, एक तरफ जो है वो अवशोषित करता है, एक तरफ वह विकृत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार पढ़ लेना, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आई है। ठीक है, डैश से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, जल से, निर्वात से, कांच से या फिर वायु से। RRB कलकत्ता 2006 का ये क्वेश्चन है। तो आपके प्रकाश की गति जब कांच से गुजरेगी ना, तब जो है गति न्यूनतम हो जाएगी। उसका कारण क्या है ये जान लीजिए। ये देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। निर्वात की तुलना में वायु, जल, कांच में प्रवेश का क्रमशः बढ़ता जाएगा, मतलब वायु में थोड़ा कम, जल में थोड़ा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आपका कांच में 35% कम हो जाएगी। याद रखिएगा, कांच में मतलब सघन से विरल, विरल से सघन। यदि सघन है ना, कांच ज़्यादा सघन है तो इसमें ज़्यादा विचलित हो जाएगी। प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, याद रखना। जितना अपवर्तनांक अधिक होगा उतना प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है
बताइए, गति, दूरी, तापमान, इसका प्राकृतिक रंग। मतलब तारे अलग रंग के होते हैं, वो क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, आपको ये बताना है। आरआरबी पटना 2012 का ये प्रश्न है आपका। चलिए जान लेते हैं इसके पीछे का राज। सिंपल सी बात है, तापमान पर निर्भर करता है रंग। और आपके लिए ये पूरा चार्ट है कि यदि आपको कोई तारा किस कलर का दिख रहा है तो उसका तापमान लगभग कितना होना चाहिए। तारों के रंगों में परिवर्तन उसके तापमान को प्रदर्शित करता है। विभिन्न तारों के रंगों का तापमान निम्न प्रकार है, ठीक है। तो नीला जो है, यदि आपको कोई तारा नीला दिख रहा होगा तो 5000 केल्विन से लेकर, माफ कीजिए, 50,000 केल्विन से लेकर 28,000 केल्विन तक उसका ताप होगा। आपको कमेंट करके बताना है सूर्य का तापमान कितना है और सूर्य का रंग कितना है, ठीक है। नील, श्वेत, सफेद का भी लिखा हुआ है, ठीक है। श्वेत पीत का लिखा हुआ है, पीत का भी लिखा हुआ है, नारंगी और लाल। इतने टाइप को आप तारे दिखाई देंगे और उनका टेम्परेचर आप ये जो है चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबका एक साथ मैंने ला दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सूर्य का कलर क्या है और टेम्परेचर कितना है, इनमें से इसी चार्ट में से कोई एक के बीच में होगा तो कमेंट करके बताना। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है। ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन, धारा से चलने वाला साधन, वोल्टता से चलने वाला साधन या फिर प्रतिरोध से चलने वाला साधन। आरआरबी पटना 2012 क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर ऑप्शन नंबर बी, ये धारा से चलता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः जो है धारा से चलने वाला उपकरण। ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रवर्धक क्या होता है? एम्पलीफायर, और दोलित्र मतलब ऑस्किलेटर, और मॉडुलक मतलब मॉडुलेटर, इन सब में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि प्रवर्धक में किस चीज का यूज किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रांजिस्टर का। दोलित्र में, मॉडुलक में, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व किससे बने होते हैं? ऑप्शन है आपका नाइक्रोम, कार्बन, कॉन्स्टेंटेंट या फिर जर्मन सिल्वर। आरआरबी कलकत्ता 2008 का क्वेश्चन है। सिंपल सा आंसर है विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली, ये सभी के सभी आपके नाइक्रोम से बने होते हैं। नाइक्रोम के बारे में खासियत क्या है? तो नाइक्रोम में 80% निकल होता है तथा 20% होता है क्रोमियम, ठीक है। इसलिए इसका नाम नाइक्रोम है। निकल और क्रोमियम को मिला के नाइक्रोम बन गया, ठीक है। और जो ज़्यादा है उसको पहले लिख दिया। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यदि आपसे आ जाए कि नाइक्रोम में किसकी प्रतिशत अधिक है तो नाई पहले लिखा है तो निकल में ज़्यादा होगी, 80% निकल, और क्रोम पीछे लिखा है तो क्रोमियम 20%। इसके अत्यधिक गर्म होने की क्षमता है और यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, प्रकाश देता है। चाहे तो इस्त्री हो गई, इस्त्री मतलब प्रेस, या फिर आपका हीटर हो गया, गीजर हो गया, सब में नाइक्रोम लगा होता है, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है? बताइए। एल्यूमिनियम, हवा, कांच या पत्थर ऊष्मारोधी कौन सा नहीं है? आरआरबी चेन्नई 2006 का ये प्रश्न है। तो ऊष्मारोधी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एल्यूमिनियम ऊष्मारोधी नहीं है, यह ऊष्मा का सुचालक है। हवा, कांच और पत्थर में ऊष्मा का चलन सरलता से नहीं है या बहुत कम है, इसलिए इसे ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। एल्यूमिनियम नहीं है कुचालक, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है? शक्ति मतलब पावर, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, बीपीसीएल, एनटीपीसी, रिट्स, आरआईटीईएस या फिर एनटीसी। अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद 2005 का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें शक्ति या पावर का उत्पादन होता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यह शक्ति उत्पादन से संबंधित है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना ताप ऊर्जा के विकास हेतु की गई थी। अब कब की गई थी? तो एनटीपीसी की आपकी 1975 में, नवंबर 1975 में दिल्ली में की गई थी, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ताप विद्युत ग्रहों की योजना बनाना और इसको प्रोत्साहन देना, उनका समन्वित विकास करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर लाला लाजपत राय। आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2001। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो है शिक्षक दिवस के रूप में इनके दिवस को मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, उसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखना। तो शिक्षक दिवस और संस्कृत दिवस ये दोनों 5 सितंबर को पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, अध्यापक दिवस, टीचर्स डे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
भारतीय रेलवे ने हाल ही में कहाँ पहिया और धुरी कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है? चूंकि ये 2008 में क्वेश्चन आया था, आपको बता दें वहाँ पर अब कारखाना निर्मित हो चुका है। 2008 से 2021 चल रहा है। आंसर है आपका छपरा, ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि देखिए देखिए लिखा भी है इस क्वेश्चन में कि प्रश्नकाल के समय रेलवे ने छपरा में नया पहिया एवं धुरी कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया था। यह कारखाना जो है आपका सारण जिले के दतियापुर ब्लॉक के बेला नामक स्थान पर स्थित है और ये 1 अगस्त 2014 को इसका यहाँ से उत्पादन स्टार्ट कर दिया गया था। मतलब स्टार्ट कर दिया था क्या? आपका धुरी और पहिया बनाना रेलवे का है ना, रेलगाड़ी के धुरी और पहिया बनाने का स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लुव्र म्यूजियम डैश में स्थित है। तो लुव्र म्यूजियम आपका जो है ऑप्शन है वेनिस, लंदन, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। सही आंसर हो जाएगा लुव्र म्यूजियम आपका जो है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है और यह विश्व के लंबे म्यूजियम में से एक है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व के लंबे म्यूजियम में कौन कौन आता है तो भाई ये जो है म्यूजियम है आपका लुव्र म्यूजियम, ये भी विश्व के लंबे म्यूजियम में स्थापित इसका स्थान है। ठीक है, निम्न प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? बताइए, पेट्रोलियम उत्पाद से कौन सा कपड़ा बनाया जाता है? रेयॉन सिल्क, टेरिलीन, रेशम या फिर सूती वस्त्र। 2005, 2007, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी इलाहाबाद का क्वेश्चन। तो आपको बता दें यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका टेरिलीन, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है पेट्रोलियम उत्पाद से विनिर्मित किया जाता है टेरिलीन कपड़ों को। और आपका जो रियोन सिल्क लिखा है ना, ये आपका सेल्यूलोज से बनता है, मुख्यतः ये लुगदी से बनता है, सेल्यूलोज लुगदी से। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर जापान। आरआरबी भुवनेश्वर 2005 का क्वेश्चन। तो युआन जो है आपकी वो चीन की मुद्रा है। आपको बता देते हैं जो जो ऑप्शन में देश हैं सबकी मुद्राएं बता देते हैं। तो चीन की युआन हो जाती है, इंडोनेशिया की मुद्रा आपकी रुपया है। ठीक है, अपने जैसी रुपया, उसको हा लगा दिया बस। थाईलैंड की मुद्रा बहत है और जापान की मुद्रा है येन। आपको विभिन्न देशों की मुद्रा, राजधानियां, उनके संसद का नाम, ये सभी याद होना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन कराया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उससे मिलता जुलता सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे युआन की मुद्रा, तो आपको जितने भी देश की मुद्रा, राजधानी है, वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? शिकार, संगीत, जुआ या फिर घुड़सवारी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम आपका 2004 में आया था आरआरबी गोरखपुर में। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिकार। आप सभी को पता है। पुरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं, तो पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन शिकार था, वह मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर करते थे। बस खाना था, पीना था, सोना था। मांस या फिर कंदमूल खाते थे भोजन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है बुद्ध जी के बारे में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? आप ये देखिए कहाँ कहाँ आया है, पहले क्वेश्चन को देखिए एक बार। 2003, 2005, 2004, 2005, 2007, 2009, 2008 रेगुलर पूछा गया क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्या क्या? देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्तन मतलब सारनाथ में उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दूसरा देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ था, किंतु BN लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है उरुबेला या बोध गया में दिया था। याद रखिएगा, ये कहा गया है तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया था, ये भी लिखा हुआ। किसने? यदि आपसे आ जाए कि BN लुनिया के मुताबिक सबसे पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो बोध गया लगा देना, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवाने खैरात नामक एक जगह विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने खैरात 2012 आरआरबी चंडीगढ़ का क्वेश्चन है। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर शेरशाह। तो दीवाने खैरात ये स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने। आपको बता दें डिटेल में कि दीवाने खैरात इसका नाम होता है दान विभाग।
की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इस विभाग द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण एवं उनकी मदद का कार्य किया जाता है। ठीक है, दीवान खैरात का मतलब क्या होता है? तो दान विभाग, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश? आरआरबी इलाहाबाद 2013 क्वेश्चन है। तो गुलबर्गा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा भारत की स्वतंत्र रूप से निजाम राज्य हैदराबाद का एक हिस्सा था और इसकी स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। ठीक है, गंगू से गुलबर्गा याद रखना। ठीक है, किसने की थी? बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात या फिर वल्लभाचार्य गुजरात? आरआरबी गोरखपुर 2009 का क्वेश्चन है। आपको बता दें गलत है, वल्लभाचार्य गुजरात। देखिए बाकी सभी नामदेव जी महाराष्ट्र से संबंधित है, चैतन्य बंगाल से संबंधित है, नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है। वल्लभाचार्य के बारे में बता देते हैं तो वल्लभाचार्य आपका काशी से संबंधित है, मतलब आपका यूपी से। ठीक है, 1479 से लेकर 1531 तक वैष्णव धर्म के महान संत थे ये। काशी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। तो अन्य विकल्प सुमेलित हैं, ये आपके संबंधित है वल्लभाचार्य जी, यूपी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, काशी से और मथुरा से संबंधित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अकबर के दरबार में आने वाले पहले मियां तानसेन किसकी सेवा करते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले, आरआरबी इलाहाबाद 2009 का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा राजा रामचंद्र। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 ईस्वी में सतना के निकट बरुच्छा में हुआ था। बछोरा में हुआ था, बछोरा। तानसेन 1555 से लेकर 1562 ईस्वी तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे और 1562 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ये आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा होता जाएगा। ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये सीरीज लंबी चलेगी, चाहे 10 लोग देखें चाहे 100 लोग, हम ज़रूर आपके लिए सीरीज लेकर आएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए कमेंट करके बताना है आपको। तो तानसेन मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में आपका जो है, मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताना है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम बता दीजिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बता दीजिए। ठीक है, एक आध कोई और क्वेश्चन दे देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी बता दीजिए। साथ ही साथ आपको बताना है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, वह किस जिले में पड़ता है? सांची का स्तूप किस जिले में पड़ता है? ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।